हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारणों को देखा था, जिनमें हमने पहला कारण देखा था आर्थिक संपन्नता। और इसी क्रम में हमने पढ़ा था मार्को पोलो को। और जब मार्को पोलो एशिया की यात्रा में आता है, वो अपने देश जाता है, तो भारत की आर्थिक संपन्नता का परिचय करवाता है यूरोप के कंट्रियों को। तो वहाँ से फिर यहाँ पे मार्को पोलो का नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और सारे फैक्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। दूसरा, हमने कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार देखा था, और ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहीं पे जैसे कुस्तुनतुनिया पे क्या होगा, तुर्कों का अधिकार होगा, इसके बाद नए नए रास्तों की खोज की शुरुआत हो जाएगी। और ये तिथि आपको याद रखनी है, 29 मई सन 1453। इसके बाद हमने बार्थोलोम्यू डियाज को देखा था। और बार्थोलोम्यू डियाज जब यहाँ पे केप ऑफ गुड होप पहुँचता है अफ्रीका के दक्षिण में, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने करी थी। हमने सब देख लिया था। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने पहले दो कारण देखे थे यूरोपीय कंपनियों के भारत आने के, जो आर्थिक संपन्नता और कुस्तुनतुनिया का पतन। तीसरा जो कारण है यूरोप में पुनर्जागरण। देखिए, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, नई नई पुस्तकों की रचनाएं हुई, नई नई पुस्तकों की रचनाएं हुई, नई नई वहाँ पे मशीनें बनी। और देखेंगे दोस्तों, जब किसी देश के अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है ना, तो वो जो देश है वो विकसित होने की दिशा में चल निकलता है। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा होने लगी, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई पुस्तकें वहाँ पर उस समय लिखी गई। तो यूरोप में पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण कारण है यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का। तो जब वहाँ पे नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं था, और कच्चे माल की खोज में ही फिर वो यूरोप से अलग अलग देशों में गए, ताकि वो अपने देश में क्या करें, कच्चे माल को ला सकें। इसी क्रम में क्या होता है, वास्को डिगामा देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, इंडिया पहुँच जाता है इस कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ देखेंगे, एक जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों की बहुत आवश्यकता है। जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, यूरोप की जितने भी कंट्री रहते हैं, वहाँ के जो राजा रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यापारी रहते हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रियों में भेजते हैं। और इसी क्रम में वास्को डी गामा को हम आगे पढ़ेंगे अभी। चौथा है यहाँ पे वाणिज्यवादी नीति। ठीक है, पुनर्जागरण से रिलेटेड एक दो फैक्ट आप जरूर ध्यान रख लें। जैसे पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इटली से हुआ था। और ये डायरेक्ट वन लाइनर प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम पुनर्जागरण के अग्रदूत की बात करें, तो यहाँ पे दांते को पुनर्जागरण का क्या माना जाता है? अग्रदूत माना जाता है। या हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति किसको कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। चौथा है यहाँ पे वाणिज्यवादी नीति। देखिए, वाणिज्यवादी नीति का सीधा सीधा मतलब है व्यापार को नियमित करना, और इसके बदले क्या, सोना चांदी प्राप्त करना। और यही नीति कहलाती है वाणिज्यवादी नीति। और 16वीं 17वीं शताब्दी में यह नीति अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी यूरोपियन कंट्री में। और इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि व्यापार के द्वारा सोना चांदी प्राप्त करना। और जिसके पास उस समय सोना चांदी ज़्यादा होता था, जिस यूरोपियन कंट्री के पास, तो वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता था उस समय। या हम कह सकते हैं कि सोना चांदी की जगह हम क्या शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि व्यापार के द्वारा बुलियन कमाने की नीति। क्या? बुलियन, ये बुलियन शब्द आता है। और बुलियन कमाने की नीति का मतलब सीधे सीधे क्या है? सोना चांदी ही है। तो ये चार आपको फैक्ट याद रखने, यहाँ पे ये कारण याद रखने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कुस्तुनतुनिया का पतन ही है। क्योंकि उससे पहले तक तो व्यापार चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हो जाएगा, जो ये व्यापारिक मार्ग थे तुर्की से होते हुए, वो बंद हो जाएंगे यूरोपियन कंट्री के लिए। क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, तो तुर्क लोग क्या करेंगे, अधिक टैक्स की डिमांड करेंगे यूरोपियन कंट्री से। तो यूरोपियन कंट्री कहती है कि नहीं, हम इनको टैक्स ना देते हुए एक नया रास्ता खोजेंगे, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम खुद के लिए ही रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम किसकी तरफ? वास्को डिगामा की तरफ। देखिए, यहाँ पर वास्को डिगामा, यहाँ से ये यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल है। देखिए, इस समय अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री की, तो व्यापार पे एकाधिकार हुआ करता था किसका? इटली का। इटली का यहाँ पे व्यापार पर एकाधिकार हुआ करता था। इटली की दो प्रमुख शहर थे यहाँ पे, वेनिस और जेनेवा। ठीक है, तो जेनेवा और इटली, वेनिस, यहाँ पर इनका व्यापार पर क्या था, एकाधिकार हुआ करता था उस समय। तो इसलिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रियाँ चाहती थी कि इनका व्यापार पे एकाधिकार ना हो, और इनके व्यापार के एकाधिकार को वो तोड़ना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग देशों से क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति जाते हैं भारत की खोज में। कोई कहीं पहुँच जाता है, कुछ इंडिया पहुँच जाते हैं। तो इसी क्रम में हम वास्को डिगामा को देखेंगे। और ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकलता है, और यहाँ से अफ्रीका का जो सबसे यहाँ पे दक्षिणतम किनारा था, हमने पढ़ा था, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम किनारा नहीं है केप ऑफ गुड होप, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने करी थी। तो जो दक्षिण में है केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने करी थी। एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ से वास्को डिगामा आता है, और यहाँ से ये इंडिया पहुँच जाता है।
लेकिन यहाँ पर इंडिया पहुँचने में इसकी एक मदद करता है एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है अब्दुल मनीद, और एक गुजराती था। क्या था? गुजराती। ये सभी फैक्ट आपको लिखाऊंगा अभी। अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। तो कौन गुजराती व्यक्ति था जिसने वास्को डी गामा की भारत पहुंचने में मदद करी थी? तो अब्दुल मनीद। तो ये यहाँ से जब आता है भारत पहुंच जाता है, और भारत पहुंचता है कहाँ? डायरेक्ट कोझिकोड पहुंचता है। कोझिकोड कालीकट का वर्तमान नाम है, उस समय इसका नाम कालीकट हुआ करता था। तो डायरेक्ट अगर प्रश्न बन जाए कि कालीकट का वर्तमान नाम क्या है, तो कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड है। तो यहाँ पे पहुंच जाता है कौन? वास्को डी गामा। थोड़ा सा इसको अब मैप में देखते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ये मैप भी आप जरूर देखा करें। देखिए ये स्पेन है, और स्पेन के यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये पुर्तगाल है, और यहीं से वास्को डी गामा निकला था। देखेंगे अभी छोटी छोटी कंट्री हैं। देखिए स्पेन छोटी कंट्री है, पुर्तगाल और यूरोपियन कंट्री क्या थी? छोटी छोटी थी, और उनके पास ज़मीन की कमी हुआ करती थी उस समय। तो कच्चा माल नहीं था इनके पास उगाने के लिए, तो क्या करते थे? कच्चा माल उगाने के लिए ज़मीन चाहिए, और वो ज़मीन इनके पास नहीं थी इतनी। तो ये क्या करते हैं? अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ से कच्चे माल लेके आते हैं अपने देश में। ठीक है, ये स्पेन और यहीं से पुर्तगाल से यहाँ निकला, और यहाँ पे ये इंडिया पहुँच गया। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों ये मालाबार तट है। यहाँ पे मालाबार तट है, आपने पढ़ा ही होगा, ज्योग्राफी आपने अच्छे से अगर पढ़ी होगी तो मालाबार तट है। और इस मालाबार तट पे, और जो ये वाला एरिया है, ठीक है, जो ये वाला एरिया, यहाँ पे पहले से ही व्यापार हुआ करता था। और यहाँ पे व्यापार पर किसका एकाधिकार था? अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। और ये अरब व्यापारी क्या थे? ये मुस्लिम थे। और कोझिकोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका पहले क्या नाम था? कालीकट। ध्यान रखेंगे, कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड है, और ये केरल राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे व्यापार पे एकाधिकार था अरब व्यापारियों का। और जो इस समय कालीकट का राजा था वो था जमोरिन। ठीक है, जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। शासक का नाम जमोरिन नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, ये एक पैतृक उपाधि है। कहीं कहीं पे आपको जमोरिन का नाम सामूरी भी देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे सामूरी या जमोरिन। तो यहाँ कालीकट का जो हिंदू राजा था वो कौन था? जमोरिन था। और जो मैं यहाँ पे व्यापार पे एकाधिकार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे किसका एकाधिकार है? अरब व्यापारियों का, और ये मुस्लिम व्यापारी थे। तो जो यहाँ पे जमोरिन है वो क्या था? इनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसको दिक्कतें होती थी यहाँ पर। और जब यहाँ पे वास्को डिगामा आया तो जमोरिन को लगा कि हाँ ये अब क्या हो गया? सही हो गया। उसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया यहाँ पर। हाँ, उस समय क्या हुआ? अरब व्यापारियों ने क्या किया? वास्को डिगामा का विरोध किया, लेकिन जमोरिन ने क्या किया? इसका अच्छे से स्वागत किया और इसको यहाँ से अनुमति दे दी, जो मसाला ले जाना आपको आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो वास्को डिगामा ने कहा कि देखिए आपके दक्षिण भारत में क्या होता है? इलायची हो गया, मसाले काफ़ी होते हैं, और इनको मैं यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से जमोरिन उसको अनुमति देता है। कालीकट, आपको ये नाम ध्यान रखना है। और फिर वो यहाँ से वापस चले जाता है। कौन? वास्को डिगामा। और जब वास्को डिगामा यहाँ से वापस जाता है तो उसको यहाँ पे 60 गुना प्रॉफिट होता है। उसके जाने का खर्चा और उसके आने का खर्चा, इसको हटाने के बावजूद भी उसको 60 गुना लाभ होता है। और 60 गुना लाभ जब वो कमाता है, जब यूरोपियन कंट्री में जाता है, वहाँ पे अपने देश जाता है पुर्तगाल, और कहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वहाँ पे देखेंगे हम आगे बहुत सारी कंपनियाँ फिर क्या होगी? भारत की तरफ आकर्षित होगी पैसे कमाने के लालच से। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वास्को डिगामा की अगर हम बात करें, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले 1498 में, मई 1498 में आया था कहाँ? इंडिया। उस समय देखिए पुर्तगाल का राजा मैनुअल फर्स्ट था। देखिए हम बात कर रहे हैं एक अच्छे एग्जाम के हिसाब से, जहाँ पर आपको जैसे आप प्रवक्ता का एग्जाम देते हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड अच्छे एग्जाम है, वहाँ पे आपको थोड़ा डीप फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट आपके लिए देंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है तो कुछ फैक्ट आपके वहाँ पे फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे। तो 1498 में पुर्तगाल का राजा मैनुअल फर्स्ट है। इस समय ये आया है इंडिया। कौन? ये वास्को डिगामा। दूसरी बार वास्को डिगामा 1502 में आता है, और उस समय भी मैनुअल फर्स्ट ही यहाँ पर क्या है? शासक है। और अगर हम तीसरी बार बात करें तो तीसरी बार 1524 में आता है, और उस समय जॉन थर्ड यहाँ पर पुर्तगाल के राजा थे। ये तीन फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1524 में तीसरी बार आया, तो वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया? 3 बार भारत आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब तो 1524 में भारत आया अंतिम बार आया, और उसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है, और उसको यहीं पे दफना दिया जाता है कोचीन के एक फ्रांसिस चर्च में। तो कोचीन में क्या थी? वास्को डी गामा की समाधि थी। हालांकि बाद में 1536-37 के आसपास उसको शरीर के अवशेषों को क्या करते हैं? लिस्बन ले जा दिया जाता है। तो 1524 में कहाँ मृत्यु हो गई? कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो गई है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट लिख लेते हैं अच्छे से यहाँ पे। वास्को डी गामा देखिए 1497 में 4 जहाज़ों के साथ पुर्तगाल से रवाना हुआ। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन आपको ध्यान रखनी है। 4 जो जहाज़ थे, साओ गैब्रियल, साओ रफेल, बेरियो
और एक चौथा जो जहाज था इसका नाम ज्ञात नहीं है और ये सामग्री भंडारण हेतु लाया गया था। तो यहाँ पे जिस जहाज में वास्को डिगामा आया था उस जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल उस जहाज का नाम था। उत्मासा अंतरीप जिसको हम केप ऑफ गुड होप हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया था, जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने करी थी, तो उसका चक्कर काटते हुए मई 1498 में कालीकट यानी केरल, कालीकट का वर्तमान नाम क्या है, कोझिकोड है, और यहाँ के कप्पत डाबू बंदरगाह पर ये उतरता है। और इसकी मदद किसने करी थी, हेल्प अब्दुल मनीद नामक गुजराती ने करी थी। कालीकट का हिंदू राजा बहुत सरल है, जमोरिन ये इसकी पैतृक उपाधि थी, राजा का नाम नहीं था। कहीं कहीं पर हम पुस्तकों में इसका नाम सामूरी भी पढ़ते हैं। वास्को डिगामा यहाँ से ले गया मसाले जड़ी बूटियाँ ले गया, तो उसको कितना लाभ हुआ, 60 गुना उसको यहाँ पे लाभ होता है। 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसकी पहली व दूसरी यात्रा के समय पुर्तगाल का शासक कौन था, मैनुअल फर्स्ट या इमैनुअल फर्स्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अंतिम बार 1524 में जॉन थर्ड ने इसको वायसराय बनाकर भारत भेजा था और ये इसकी तीसरी यात्रा थी। और 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इसकी समाधि भी है। हालांकि बाद में इसकी समाधि के क्या जो उसके अवशेष रहते हैं, बॉडी के अवशेष रहते हैं, उनको कहाँ ले जाया जाता है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ले जाया जाता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। ध्यान रखेंगे 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज केबल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो व्यापार पे एकाधिकार किसका था, अरब वासियों का था। अरब के जो मुस्लिम व्यापारी थे उनका यहाँ पे व्यापार पे एकाधिकार था। और पुर्तगालियों का सबसे मेन काम पहले क्या था कि अरब व्यापारियों का जो यहाँ पे प्रभाव है उसको खत्म करना है। इसलिए वो राजा को खुश करने के लिए, कालीकट के राजा को खुश करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कई बार यहाँ पे इनसे भिड़ते हैं। और इसी क्रम में कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को भेंट करता है कौन, पेड्रो अल्ब्रेज केबल। जिससे क्या होता है, कालीकट जो कालीकट का राजा है जमोरिन, इसका क्या बनता है, एक विश्वास बनता है इन पुर्तगालियों के प्रति, तो पुर्तगालियों को सपोर्ट करता है उस समय। 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री की इसने स्थापना करी थी, किसने, पेड्रो अल्ब्रेज केबल ने। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें देखिए, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री देखिए कालीकट में 1500 में और दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1501 में। लेकिन अगर हम पहले पुर्तगाली दुर्ग की बात करें, दुर्ग मतलब जो फैक्ट्री थी उसके बाद हमने क्या कर दिया, किलेबंदी कर दिया, तो ये कहाँ, कोचीन में है और ये 1503 में बनी थी, ठीक है। और ये केरल में पड़ता है कोचीन। दूसरा जो पुर्तगाली दुर्ग है वो कन्नूर में, ये भी केरल में है, 1505 में। देखिए एग्जाम में जब डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो सीधा यही बनता है कि पहला पुर्तगाली दुर्ग कहाँ पे पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, तो कोचीन में स्थापित किया था। ये अगर बहुत डीप प्रश्न बन जाए तो बहुत अच्छे लेवल का कोई एग्जाम हो तो वहाँ पे प्रश्न देखने को मिल सकता है इस क्रम में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखें तो मैक्सिमम यही प्रश्न बनता है कि पहला पुर्तगाली दुर्ग कहाँ पर बना था, तो कोचीन में बना था। पहले यहाँ पे फैक्ट्री बनी थी, फिर बाद में इसके चारों तरफ क्या हो गई थी, किलेबंदी हो गई थी। पहली फैक्ट्री, अगर अच्छा एग्जाम दे रहे हैं आप कोई तो पहली फैक्ट्री अगर पूछेगा तो कालीकट में 1500 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अच्छा थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम। हम देख रहे हैं पुर्तगाल, यहाँ पे ये यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनता है, थोड़ा सा अच्छे से समझना आप इस चीज़ को। इसमें ज़्यादा मतलब आप अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है PDEDFS। पहले तो हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम। देखिए पी से पुर्तगाली हो गया, डी से डच हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया, डी से फिर डेन हो गया, एफ से फ्रांस हो गया और एस से स्वीडिश हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, पड़ गए अंडे फ्रांस से, पड़ गए अंडे फ्रांस से। तो ये गए आपको साइलेंट रखना है, इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। पड़ से देखिए पा से पुर्तगाली, डा से डच हो गया यहाँ पे, आ से यहाँ पे अंग्रेज हो गया, डे से फिर डेन हो गया, फ्रांस से फ्रांस हो गया, से स्वीडिश हो गया। किताबों में आपको देखिए स्वीडिश नहीं मिलेगा, लेकिन स्वीडिश भी यहाँ पर है एक यूरोपियन कंपनी। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या रहता है, देखिए आप यहाँ पे ये जब स्ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो PD देखिए PDED, तो डी से तो डच भी हो सकता है, डे भी हो सकता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, जो मात्रा है डे के ऊपर वो बाद में है, तो इसको हम डेन को क्या लेके चलेंगे, बाद में लेके चलेंगे। और यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं, पड़ गए अंडे फ्रांस से, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम तो हमने देख लिया है कि कौन सी कंपनी पहले आई है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन कंपनियों की जहाँ पे स्थापना हुई है, किसकी स्थापना पहले हुई है और किसकी बाद में हुई है। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली की 1498 में हुई है, फिर इसके बाद देखेंगे हम इंग्लैंड की हुई है, इसके बाद फिर डच की हुई है, फिर 1616 में डेन हुई है और उसके बाद फ्रांस की 1664 में हुई है, स्वीडिश की 1731 में हुई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रम बदल देना है। कैसा क्रम बदल देना है, देखिए पहला तो पुर्तगाली ही रहेगा,
इस वाले को आपको यहाँ पे लेके आ जाना है, ई वाले को पहले लेके आ जाना, डी वाले को आपको बाद में लेके चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1498 में पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हो गई। ई से फिर यहाँ पे इंग्लैंड पहले आ जाएगा, और इंग्लैंड की 1599 में हो गई। फिर डच की हो गई, डच की 1602 में हो गई। फिर यहाँ पे डेन आ गया, और फिर इसके बाद फ्रांस आ गया 1664, और फिर स्वीडिश आ गया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्थापना ना पूछते हुए वो डायरेक्ट क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्रम सेट करना होगा, कोई किन कंपनियों की स्थापना पहले हुई है, तो दे देगा वो क्रम लगाने के लिए, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड जो भी देगा। हो सकता है वर्ष के हिसाब से पूछ ले, और हो सकता है कि देखिए कंपनी के साथ वर्ष भी डाल दे, लेकिन अगर आपको कंपनी का नाम याद है किसकी पहले हुई है तो आपके लिए आसान हो सकता है वो प्रश्न। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का क्रम, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यहाँ पे कंपनियों के क्रम भी पूछा जाता है, और कंपनियों की जो स्थापना है वो भी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे काफ़ी डीप हम अच्छे से पढ़ेंगे इसके आगे हम। इसके बाद ही बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा यहाँ पे हमारे पास। देखिए अल्मीड़ा के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और जल्दी आपके लिए अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।